मोहतरम सदर नशीन इजलास डॉक्टर रज़वी साहब जश्न, हम तमाम के महबूब फ़नकार जनाब नूरुल हसनैन साहब, डाइस पर मौजूद सभी अफसानवी किरदार जिन्होंने अपनी अपनी कहानी शेयर की, और सामने मौजूद सभी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए ये बात मुमकिन नहीं है कि मैं चंद लोगों के नाम लूँ और चंद लोगों के छोड़ दूँ। आप सभी मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। मेरी कहानी मेरी ज़बानी, इस मौजू पर जब मुझे दावत दी गई तो एक तज़व्वुफ़ था कि मैं किस तरीक़े से शेयर कर पाऊँगा। सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आदमी अपनी कहानी पर थोड़ा जज्बाती हो जाता है, बल्कि इसलिए भी कि इसमें बाज़ ऐसे मोहसिनीन के नाम आते हैं कि जिन्होंने उनके नाम के इज़हार से मना कर रखा है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांध दी कि मैं जो शेर पढ़ने वाला हूँ उसका आप गलत मतलब ना निकालें। दावर हशर मेरा नामा आमाल न देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो मैंने शेर पढ़ने से पहले तमहीद आपके सामने इसलिए बांध दी कि आप गलत फहमी का शिकार ना हो। बहरहाल, मेरी किताब ज़िंदगी के चंद औराक़ पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। मैंने इन औराक़ को 16 औराक़ में तक़सीम किया है। पहला वरक़ आपके सामने है। भूल जाइए कि महमूद सिद्दीकी आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज रजिस्ट्रार के हिस्से से खड़ा है। भूल जाइए कि वो डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हैं, और भूल जाइए कि वो 59 ईयर्स का है। कागज़ीपुरा, ज़िला औरंगाबाद। ताल्लुक़ कुल्दाबाद का छोटा सा मौज़ा, कागज़ीपुरे का मंज़र। काज़ी मोहम्मद अब्दुर्रहमान और उनकी अहलिया शरीफ़ा बेगम, उनकी गोद में 11 माह का एक बच्चा है। बहुत ख़ामोशी के साथ गांव छोड़कर शहर औरंगाबाद की तरफ रवा दवा है। गोया सूरत हाल से कह रहे हैं, या किस्मत या नसीब, या किस्मत या नसीब। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर है, बीमार है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि इसको ले जाकर क्या करेंगे, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उनके भाई काज़ी मोहम्मद अब्दुर्रऊफ़ साहब का बेटा है। उनकी पहली रफ़ीक़ हयात रफ़ीक़ा बेगम का इंतकाल हो चुका है, और इस बच्चे के सिर्फ़ 11 महीने के बाद एक और बच्ची भी इस दुनिया में तशरीफ़ लाई, और वो भी रुख़सत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी बच्ची जिसकी उम्र ग़ालिबन 3 या 4 साल की थी, बड़ी मुश्किल से उस बच्ची का भी इंतकाल हो गया है। इसलिए कि वालिदा को यरक़ान की शिकायत हुई थी, और उस ज़माने में यरक़ान एक बहुत बड़ी बीमारी थी, और कागज़ीपुरा में खुल्दाबाद में उसको कोई इलाज नहीं था। उनको यहाँ शरीक किया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। अब सवाल ये पैदा हुआ कि 2 लड़के जो बाकी रह गए उनको किसके हवाले किया जाए। बड़ा लड़का अब्दुल बासित, जिनकी उर्फियत महबूब है, और जिनके उस्ताद चिश्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने मोइनुल में उनको पढ़ाया। उनकी उम्र बड़ी मुश्किल से 2-2.5 साल की है। और छोटा लड़का वासिक़, जो बाद में महमूद सिद्दीकी कहलाया, वो 11 माह का है। अब उस बच्चे को लेकर फ़ैसला दादी जान जमानुन्निसा बेगम और बड़ी फूफी सफ़िया बेगम ने किया कि इसको यहाँ रखना मुमकिन नहीं है। काज़ी अब्दुर्रहमान, जो मेरी बड़ी फूफी से नेक्स्ट नंबर पर भाई थे, उनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि वो लावलद थे। गुर्बत, तालीम की कमी
रोज़गार करना होना, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त। लेकिन दादी जान को सोहबत मिली थी काज़ी शहाबुद्दीन साहब, जो उनके शौहर थे, मेरे दादा थे। उनकी नेक सोहबतों से वो फैज़ याफ्ता थीं। बहुत अच्छी क़ुव्वत फ़ैसला उनकी थी और उन्होंने ही ये फ़ैसला किया कि अपने बड़े बेटे काज़ी अब्दुर्रहमान साहब के हवाले मुझे कर दिया, इसलिए कि अब्बू का इरादा निकाह सानी करने का नहीं था। ये अलग बात है कि बाद में चंद सालों बाद दादी जान और फूफी जान के इसरार पर उन्होंने एक हैदराबादी खातून से निकाह सानी भी किया। नाना बदियुद्दीन साहब, उनके बड़े भाई शमसुद्दीन साहब और नाना के बेटे यानी मेरे मामू अज़ीमुद्दीन साहब, सदरुद्दीन साहब, निज़ामुद्दीन साहब, मियाँ मामू, ये सब लोग बहुत मोहब्बत से, बहुत हसरतों से उस बच्चे को गांव से शहर मुंतकिल होता हुआ देख रहे थे। अक्सर लोग रिश्तेदार जो नहीं भी हैं उनसे भी उस गांव से खुलूस का रिश्ता कायम है, मोहब्बत का रिश्ता कायम है, दुआओं का रिश्ता कायम है। हम दोनों भाई अब चचाजाद भाइयों की तरह से रह रहे थे। मैं बड़े अब्बू के साथ, मेरे भाई मेरे अब्बू के साथ, दूसरी वालिदा के साथ। लेकिन जिसको खूनी रिश्ता कहते हैं, जिसका तस्करा भी यहाँ पर आया है, कि वो इतना गहरा था कि जब कभी भी हम भाई मिलते थे, पता नहीं क्यों अपने आप मुआनका करते, खूब रोते। और हमारे आंसू पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बयान करती। फूफी रफ़ीक बेगम और छोटे फूफा छोटे जानी साहब, इन सब के ज़रिए से वालिदा के बारे में कभी कभार मालूमात मिलते रहती। लेकिन खुशी उस वक्त होती जब मैं गांव पहुंचता और लोग बड़ी मोहब्बत के साथ कहते, ये रफ़ीक आपा का छोटा बेटा है जो बच गया। दूसरा वरक़, महला जुनाबदार सैयद अब्दुल कादिर साहब का मकान, जिनके बेटे मोहम्मद अली साहब से शायद आप वाकिफ़ होंगे, जो MSCB में मुलाजिम थे। उनकी वालिदा ज़ोहरा आपा, उनके घर बड़े अब्बू ने एक छोटा सा कमरा किराए से ले रखा था। कमरे की कैफियत ये थी कि बारिश के मौसम में मेरे बड़े अब्बू और बड़े अम्मी मुझे दरमियान में लेके बैठते, इसलिए कि चारों तरफ से पानी जो है वो कमरे में उतरता। एक छोटी सी पाल उन्होंने बना दी थी ताकि पानी जो है चारों तरफ से गुज़र जाए, दरवाज़े के बाहर निकल जाए। ग़ालिबन मंशा ये था कि बच्चा बीमार है, कमज़ोर है और शायद सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू की मोहब्बतें थीं, उनकी खिदमत थी, उनका इलाज व मालजा था, उनकी तवज्जो थी कि आज मैं आपके सामने हूँ। आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है, वो क़त्रे नीसा कभी बनता नहीं गोहर। मैं समझता हूँ कि मुझे उसी आगोश की ज़रूरत थी। अल्लाह ताला मुझे उस म्यार पे पहुँचाना चाहता था जिस म्यार के लिए उसने बनाया था, इसीलिए वो आगोश मुझे नसीब हुई। हम वहाँ से मुंतकिल होते हैं महल्ला मोमिनपुरा, लोटा कारंजा। मीर जंगू की मस्जिद, जो आजकल मरकज़ की मस्जिद कहलाती है, उसके बग़ल में एक बड़ा सा मकान मालिक जो मेरे रिश्ते के बड़े अब्बू हुआ करते थे, मोहम्मद इब्राहिम साहब, बहुत नेक दिल इंसान। उनके बेटे निज़ामुद्दीन साहब, कमालुद्दीन साहब, मसलिउद्दीन साहब, अहमदुद्दीन साहब और मेरे तायाद भाई मोहम्मद हनीफुद्दीन साहब, मोहम्मद अब्दुल गनी साहब, ये सब उनके मकान में रहा करते थे। बाहम शीर व शकर, खुलूस, मोहब्बत, यगानत, ऐसा रिश्ता कायम था कि कभी महसूस ही नहीं होता था कि इनमें कौन सग्गा है, कौन सौतेला है,
कौन चचेरा है, कौन फुपेरा है, सब भाई बहनों की तरह से रहते। और अक्सर और बिलखुसूस गर्मा के मौसम में दोपहर का खाना सब लोग साथ में खाते हैं। अपने अपने कमरों में बना हुआ खाना वहाँ लेकर आ जाते, एक दस्तरखान पर बैठकर खाते। दुख सुख में सब एक दूसरे के शरीक, बड़ों का एहतराम, छोटों के साथ मुशफ़िक़ाना रवैया। अगर इसकी कोई हल्की सी झलक भी मुझ में अगर आई है तो मैं समझता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट फिरदौस सप्लाइंग कंपनी वाले उस घर को जाता है। पड़ोस में गिरनी वाले ताया यानी हमीदुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनके बेटे नईम भाई, हिलाल भाई, शुजाउद्दीन भाई। एक अजीब व गरीब बात थी कि कागज़पुरा से जितने भी लोग आए थे वो सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार थे। और एक तरीक़े से शहर औरंगाबाद में 3 मराकिज़ कायम हो गए थे। एक पोस्ट ऑफिस से करीब कबाड़ीपुरे में जो शिबई फोर्ट है वो मकान, दूसरे लोटा कारंजे में जिन 2 मकानात का मैंने तस्करा किया, और तीसरे रोशन गेट में। मुझे याद है कि खुलूस का ऐसा रिश्ता कायम था कि कभी पोस्ट ऑफिस के लोग हमारे रिश्तेदार लोटा कारंजा आ जाते और सब मिलकर रोशन गेट आते, या कभी रोशन गेट के लोग दरमियान में आते हमारे पास और हम लोग पोस्ट ऑफिस चले जाते। देखिए, अल्लाह ताला ने वालिदा को बहुत जल्द बुला लिया, ये तो महरूमी की बात हुई, लेकिन जो नवाजिश है उस पर भी मेरी नज़र है। एक वालिदा से इंसान को एक ननियाल हासिल होती है, मुझे 3 ननियालें हासिल हुई हैं। पहली मेरी अपनी वालिदा का जो मैका था वो कागज़पुरे में आज भी आबाद है। दूसरे बड़े अम्मी जिन्होंने मुझे गोद लिया, उनका मैका, वो भी मेरे लिए न सिर्फ ननियाल साबित हुआ बल्कि उनकी इतनी मोहब्बतें मुझ पर निछावर हुई कि बिलाखिर बड़े अम्मी का मैका मेरी ससुराल बन गया। और तीसरे, जब 2-4 साल के बाद अब्बू ने दूसरी शादी की तो वो जो वालिदा आईं, उनकी मोहब्बतें जो मिली, आमतौर पर सौतेली वालिदा का तस्वुर कुछ अलग होता है, लेकिन मेरी दूसरी वालिदा ने न सिर्फ ये कि मोहब्बतें निछावर की, बल्कि किसी वजह से मुझ में और मेरे अब्बू में किसी मौजू पर इख्तलाफ भी अगर हुआ तो उस इख्तलाफ को दूर करने में सबसे बड़ा रोल दूसरी अम्मी ने अदा किया। अब दूसरे जो बड़ी अम्मी थीं, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ही अपने भाई की बेटी से मेरा रिश्ता तय किया। उन भाई साहब का नाम यानी मेरे बड़े मामू का नाम मोहम्मद उस्मान, उनके भाई मोहम्मद कासिम। इन सब लोगों ने कभी भी मुझे अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया। कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। बहुत मशहूर जुमला है, लेकिन मेरी ज़िंदगी इस कोटेशन से मुख्तलिफ है। मेरी कामयाबी में जहाँ बहुत सारे लोगों की दुआओं का असर शामिल है, वहीं पर उस वक्त जबकि मैं अभी कामयाबी की मंजिलों को तय नहीं कर पाया था, उस वक्त भी इन तमाम ख़ानदान के बुज़ुर्गों की दुआएं मुझे हासिल रही। मैं समझता हूँ कि मेरी कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अगर है तो वो इन दुआओं का है। बड़े अब्बू और बड़े अम्मी की दुआएं, मोहब्बतें और तवज्जे आखिरी लम्हे तक साथ रहीं। 2006 और 2007 में बेतरतीब उनका इंतकाल हुआ। ऐसी उनसीयत उनसे पैदा हो गई थी कि उनकी मौजूदगी में मुझे मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन से भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली, लेकिन कभी उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं हो सकी कि अब्बू मैं आपको छोड़कर, औरंगाबाद को छोड़कर जा सकता हूँ। कभी हिम्मत नहीं हुई। बिलाखिर उनके इंतकाल के बाद वो मौका मुझे मिला कि मैं मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन छोड़कर किसी और मकाम पर गया। उसकी तफसील बाद में आ रही है। नवाब जानी की गली में एक स्कूल था 1 to 3rd, जो तहतानिया चेलीपुरा का एक हिस्सा था। वहाँ पर मेरी तालीम का आगाज़ हुआ, लेकिन उससे पहले अरबी की तालीम हुई। तो उसका आगाज़ तो हुआ मौलाना शौकत अनवर साहब के मदरसे से, लेकिन मैं और मेरे साथी निज़ामुद्दीन साहब के फ़र्जंद सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब उर्फ़ियत अज़मत उर्फ़ अज्जू, जिनके क्लासमेट इलियास साहब शायद यहाँ पर मौजूद हैं,
हम दोनों बहुत डरते थे कि कहीं मौलाना शौकत अनवर साहब की सज़ा के मुस्तहक़ न करार दी जाए, तो उनके शागिर्दों से ही सबक लेकर हम बाहर निकल जाते थे। और ज़बान से कभी दुआ तो नहीं की थी, अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन शायद कहीं एक डरी डरी सी ख्वाहिश थी कि उस ख्वाहिश के नतीजे में चंद ही रोज़ के बाद मौलाना शौकत अनवर का मदरसा मीर जंगू की मस्जिद से मुंतकिल हो गया और मोमीपुरी की मस्जिद में चला गया। और बहुत ही मुशफ़िक़ उस्ताद मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदवी साहब वहाँ पर आए। उनके बाद मौलाना महबूब मिल्ली साहब ने भी वहाँ पढ़ाया। उनके भाई से भी मुझे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला और इस तरीके से मेरी दीनी तालीम का आगाज़ हुआ। तहतानिया चेलीपुरा में मेरी पहली मोहल्लमा, जिनको मैं बहुत अज़ीज़ रखता हूँ, नईम बाजी, नईम सुल्ताना। फिर चेलीपुरा हाई स्कूल में ज़किया बाजी, अब्दुल्ला साहब जो गुलशन अतफ़ाल के हवाले से जिनको आप जानते हैं, ज़ाहिदा वक़ार मैडम जिनके बहुत करीबी रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे अस्करी साहब, नूरानी बाजी, इन तमाम की शफ़क़तें मुझे हासिल रही। यहीं से नूरानी बाजी ने मुझे पहली मरतबा चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से आकाशवाणी औरंगाबाद में इंट्रोड्यूस किया बच्चों के एक प्रोग्राम में। और हसनैन साहब से, मुजाहिद अली साहब से, मोइज़ हाशमी साहब से, इन तमाम लोगों से यहीं पर मुलाकात हुई, इसलिए कि ये लोग अभी रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए थे, कैजुअल्स की हैसियत से वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। और एक नाम जिसको मैं भुला नहीं पाऊँगा आकाशवाणी औरंगाबाद से, वो सैयद कबीरुद्दीन कादरी साहब का है। कि आगे चलकर 12th के बाद और 12th के दरमियान में भी जब मैं ट्यूशन लिया करता था, तो एक मैसेज हसनैन साहब के ज़रिए से और सैयद एजाज़ अली साहब, उस वक्त के बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल के टीचर, उनके ज़रिए से सैयद कबीरुद्दीन कादरी साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि महमूद से कहो कि ट्यूशन सब छोड़ दे, सीधे सीधे से BA करे और UPSC की तैयारी करे, उसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूँ। सैयद कबीरुद्दीन कादरी साहब जो उस वक्त पेक्स थे, उनके ये अल्फाज ने मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा की। मैं उनकी पेशकश को कबूल तो नहीं कर पाया, इसलिए कि एक जुनून होता है नौजवानी के आलम में कि किसी की मदद के बगैर हम आगे बढ़ेंगे। उस जुनून ने मुझे उनकी उस इनायत के हुसूल से बाज़ रखा, लेकिन उसकी कदर व कीमत आज भी मेरे दिल में है। चार औराक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे, पांचवा औराक़ 10th क्लास चेलीपुरा हाई स्कूल से पास किया, तो उससे पहले नूरी महफ़िल में अबू बकर साहब से मुलाकात हुई और अबू बकर साहब के साथ यहाँ पर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, मुक़्तदर फ़ारूक़ी साहब, यूसुफ़ अली साहब और भी बहुत सारे लोग जो अपने अपने फ़ील्ड में इस वक्त चैम्पियंस बनकर जगमगा रहे हैं, इन तमाम लोगों की सोहबतों से फैज़याब होने का मौका मिला। और मुझे ये मौका मेरे साथी क्लासमेट इमरान अहमद साहब के ज़रिए से हासिल हुआ था, जो उसी मोहल्ले रमनसपुरे में रहा करते थे। यहीं पर रहते हुए नूरी महफ़िल के तहत मुनक़्क़िदा एक तक़रीरी मुक़ाबले में पहली मरतबा हिस्सा लिया और इनाम सुवम का मुस्तहिक़ करार दिया गया। फिर चेलीपुरा हाई स्कूल की जानिब से एक ऐसे मुक़ाबले में शिरकत करने का मौका मिला जहाँ पर उर्दू मीडियम का सिर्फ मैं अकेला पार्टिसिपेंट था। पदमपुरे में वो मुक़ाबला का इनेकाद हुआ था, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती थी, उस मौके से मुक़ाबले का इनेकाद हुआ और मैं ये शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 2nd और 3rd प्राइज़ की मुस्तहिक़ शारदा मंदिर की 2 गर्ल्स करार दी गई और ट्रॉफ़ी तो उनको मिली, लेकिन उस मुक़ाबले का 1st प्राइज़ मुझे मिला, जिसकी वजह से मुझे उर्दू की ताकत का अंदाज़ा हुआ। आज़ाद कॉलेज में एडमिशन, साइंस का तालिब इल्म था, लेकिन ट्यूशन पढ़ाने में इतना मसरूफ़ रहता था कि कभी क्लासेस अटेंड करने का मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, जो चीज़ मिली वो है डॉक्टर मज़हर मोइनुद्दीन साहब, प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब, बाद में होने वाले प्रिंसिपल ज़हीर साहब, डॉक्टर साकिब अनवर साहब, ZM खां साहब, प्रोफेसर कासिम साहब, तिलावत अली साहब, इन सब लोगों की सोहबतें, इनकी रहनुमाई। लेकिन इन सब में बहुत नुमाया तौर पर जो नाम उभरता है वह है डॉक्टर सैयद अब्दुल मजीद बेदार साहब का। बेदार साहब
न सिर्फ ये कि तकरीरी मुकाबलों में मुझे शिरकत करवाते, मेरे तकरीरी मुकाबलों के साथियों में यहाँ पर अज़ीम राही साहब मौजूद हैं, काजी मोहिउद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ पर अभी मौजूद थे, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब भी उस टीम में शरीक थे। हम तमाम लोग न सिर्फ ये कि औरंगाबाद के मुख्तलिफ़ मुकाबलों में बल्कि मालेगांव, पूना और दीगर मकामात पर भी हम मुकाबलों में शिरकत के लिए गए। सैयद अब्दुल कदीर साहब, हाँ अकोला भी गए। सैयद अब्दुल कदीर साहब इस बात के गवाह हैं कि जब वो पूना कॉलेज में मुलाजिम हुआ करते थे, हमारी टीम वहाँ पहुँची थी और जस्टिस हिदायतुल्लाह ट्रॉफ़ी के लिए हम लोगों ने कॉम्पीट किया था। ये एक अजीब और गरीब बात है कि मालेगांव में जब आज़ाद कॉलेज की तरफ से मुझे जाने का मौका मिला और क्वाड्रिलिंगुअल कंपटीशन में स्टेट लेवल का फ़र्स्ट प्राइज़ मिला, तो शायद मेरी सबसे पहली और बड़ी कामयाबी वो थी। आज़ाद कॉलेज के मुकाबलों की एक ख़ूबी ये थी कि क्वाड्रिलिंगुअल कंपटीशन होते थे। एक मरतबा शायद मुझे शरारत सूझी, मैंने उर्दू के साथ हिंदी में, इंग्लिश में और मराठी में भी अपना नाम लिखवाया। डॉक्टर साकिब अनवर साहब ने मना किया कि किसी एक ज़बान में हिस्सा लीजिए, लेकिन जब मेरा इसरार उन्होंने देखा तो इजाज़त दे दी। उर्दू में इनाम दुव्वम मिला, इसलिए कि पहले इनाम के मुस्तहिक़ अज़ीम राही साहब करार दिए गए थे और मुझे मज़मून नवीसी में पहले इनाम मिल चुका था। हिंदी में कोई इनाम नहीं मिला, इंग्लिश में इनाम नहीं मिला, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। मराठी तकरीब पर खूब वोटिंग हुई, इसलिए कि अल्फाज जल्दी से ज़बान पर नहीं आ रहे थे। खूब वोटिंग हुई, लेकिन उस वोटिंग का नतीजा हुआ कि मैंने अपनी मराठी इंप्रूव करने की कोशिश की और उसकी एक झलक के गवाह यहाँ पर प्रोफेसर शेख अज़ीमुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुझे क्वाड्रिलिंगुअल एजुकेशन कंपटीशन कंडक्ट कराते हुए देखा। उसका अनाउंसमेंट चारों ज़बानों के मुक़र्रीन के लिए मैंने अलग अलग ज़बानों में उसका अनाउंसमेंट किया था, वो इस बात के गवाह हैं। इस दरमियान 12th के बाद हालत ये हुई कि ट्यूशन पर गुज़र बसर मुश्किल महसूस हुई। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आर्जी मुलाजिमत की 3 माह ट्रेसर की हैसियत से। स्कूल में जो ड्राइंग सीखा था वो काम आया। गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हुआ। प्रोफेसर इस्मत जावेद शेख साहब, डॉक्टर नुसरत आरा मैडम, डॉक्टर सैयद मुनव्वर अली साहब और डॉक्टर अनीकुर रहमान साहब, इनकी निगरानी में एक ड्रामा जहाँ पना, उसमें मैंने शिरकत की। हमीद जौहर उस ड्रामे के गोया हीरो थे, लेकिन उनकी सोहबतों से मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिला और बकौल मुनव्वर अली साहब के महमूद सिद्दीकी ने उस ड्रामे में अपने मिजाज के बिल्कुल अपोजिट किरदार अदा किया। वो किरदार था एक बागी और शरपसंद और साजिश करने वाले वज़ीर आज़म का। अब सैयद मुनव्वर अली साहब का ये ख्याल था कि किरदार तो उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन ये निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। लेकिन ड्रामा जहाँ पना हुआ। ड्रामे की बहुत ज़्यादा कामयाबी के बारे में मैं कोई दावा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सैयद एजाज़ अली साहब मेरे जो ट्यूशन के कलीग थे, उनके ज़रिए से मुझे मालूम हुआ कि बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर के लिए एक वैकेंसी है। अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरा अपॉइंटमेंट हो सकता है। मैंने अप्लाई किया और डॉक्टर शब्बीर हुसैन जोश साहब इस बात पे मुसिर हुए कि इस लड़के को नहीं लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि वो एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के प्रोफेसर हैं और उनके स्कूल में एक अनट्रेंड टीचर का अपॉइंटमेंट हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। तो उनका इसरार था कि इस लड़के को नहीं लेना है। लेकिन उनके हम रुतबा हुसैनी भाई अम्बावाला जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका इसरार था कि नहीं, ये लड़का जिस कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहा है, इसको मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। उनसे कहा कि जोश साहब आप लेसन देखिए और आप रिजेक्ट कर दीजिए, लेसन देखने में हर्ज क्या है आपको। खैर बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए। अगले दिन उन्होंने लेसन देखा, लेकिन लेसन देखने से पहले कमाल होशियारी से मुझे पूछा कि सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो ट्यूशन में रियाजी पढ़ाने का तजुर्बा था। मैंने कहा रियाजी। कहा कि अच्छा, ये बताओ कि कौन सा मजमून ऐसा जिसकी टच में ना हो। तो मैंने कहा जोग्राफिया। कहा कि अच्छा, मैं जोग्राफिया का लेसन देखूँगा। 2 घंटे का मौका है, जोग्राफिया का लेसन देखूँगा। जोग्राफिया पढ़ाने के लिए दिया। मैंने 2 घंटे में तैयारी की। पता नहीं उनको क्या बात पसंद आई कि 1 हफ़्ते की मशक्क़त के बाद, ट्रायल टीचर बोलते थे 1 हफ़्ते तक रखते थे,
मुझे वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर मिला 350 रुपये। 82 में 350 रुपये मेरी तनख्वाह मुकर्रर हुई, इसलिए कि पूरी कोशिश के बावजूद मेरी आमदनी ट्यूशन के ज़रिए से 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑफ़र था, मैंने उसको कबूल किया। वहाँ रहते हुए टेलीफोन डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, इसलिए कि मेरिट की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट था और एसएससी में 66.85% मेरा था और 12th में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अप्लाई किया। तो डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल लेटर देने से मना कर दिया। वजह ये बताई कि आपने 100% मार्क्स की मराठी क्वालिफाई नहीं किया है, इसलिए आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। देशमुख साहब वहाँ के हेड क्लर्क थे, मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं हो सकता अपॉइंटमेंट, आपके एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने कह दिया तो कह दिया, हमको ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, बातचीत करना पड़ती है, आपको मराठी नहीं आती, आपका नहीं होगा। अब देखिए, मैं वहाँ से वापस निकलता हूँ, वो अनवीकर बिल्डिंग जो एयर इंडिया का ऑफिस भी जहाँ पर था, वहाँ से निकलकर मैं पैटर्न गेट पर नूतन कॉलोनी पर आता हूँ, जहाँ टेलीग्राम ऑफिस था। सीएम स्टीफन उस वक्त टेली कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। मैं उनको एक टेलीग्राम भेजता हूँ कि कैंडिडेट्स हैविंग लेस परसेंटेज गॉट अपॉइंटमेंट लेटर, माई सेल्फ हैविंग मोर डिडंट, लेटर फॉलोस। और फिर अगले दिन बैठ के लेटर मैं लिखता हूँ जिसमें मैंने बयान किया कि मेरिट की बुनियाद पर सिर्फ टेलीफोन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं। अगर मुझ जैसे मेरिटियस कैंडिडेट के साथ यहाँ पर भी इंसाफ नहीं किया गया तो सिवाय भूख हड़ताल पे बैठने के मेरे पास कोई चारेकार नहीं होगा। अब उस ज़माने में देखिए सिस्टम कितना अलर्ट था। 16वें दिन मुझे वहाँ से जवाब आता है कि योर केस फॉरवर्डेड टू DT औरंगाबाद, यू विल बी कॉल्ड बाय DT औरंगाबाद। अगले दिन मुझे वहाँ से प्यून बुलाने के लिए आता है, मैं जाता हूँ और मेरी ज्वाइनिंग होती है। 10 महीने की मैं सर्विस करने के बाद देखता हूँ कि टीचिंग में जो मज़ा है वो मज़ा मुझे वहाँ नहीं आ रहा है, तो मैं वापस बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल आने का फ़ैसला करता हूँ, उसी नॉन ग्रेड पोस्ट पर। सब लोग मना करते हैं, लेकिन मेरी ज़िद है कि नहीं, मैं तो टीचर ही बनूँगा। तो देशमुख साहब जिन्होंने मुझे पहले अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, वो मुझसे कहते हैं कि महमूद सिद्दीकी इतनी लड़ लड़ा कर सर्विस हासिल करते हो और छोड़कर जाते हो। तो मेरा जवाब था कि सर, टीचिंग में दिलचस्पी है, मुझे तो यहाँ रहना नहीं था, लेकिन ये भी साबित करना बहुत ज़रूरी था कि आप किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये सबक सिखाने के लिए मैंने सर्विस ज्वाइन की थी। खैर, 8वां वरक़ मौलाना हाई स्कूल, बुरहानी नेशनल की 5 साल सर्विस के बाद मैं वापस आता हूँ मौलाना हाई स्कूल। बुरहानी नेशनल में बहुत अच्छे मौक़े मिले मुझे, और कितने गहरे नक़ूश बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल के और मौलाना हाई स्कूल के मेरे दिल दिमाग पर छाए हुए हैं। तहदीस नेमत के तौर पर मैं बयान कर रहा हूँ कि आज भी इतने बरसों के बाद भी साल में 1 आध मरतबा, कभी 2 मरतबा ख्वाब में मैं अपने आप को बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में या आज़ाद हाई स्कूल में या मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पाता हूँ, इसलिए कि मेरी जज्बाती वाबस्तगी इन इदारों से रही है। यहाँ JP सईद साहब, उद्दू साहब, मुजीबुल्लाह साहब, अहमद इकबाल साहब, ज़ियाउल हक़ साहब, राजा गज़नफ़ली साहब और ब्रांच में ज़ाहिद हसन साहब, शेख अब्दुल लतीफ़ साहब, आरिफ कुरशी साहब, हाशिम साहब, इन तमाम लोगों की सोबतें रंग लाती हैं। अभी तक जो मिजाज में हुज़्न था, मायूसी थी, गम की कैफियत तारी रहती थी, यहाँ पर एक मिज़ाह का माहौल, ज़बान व बयान पर लोगों को कुदरत और तलबा के साथ हमदर्दाना रवैया कैसे इख्तियार किया जाता है, इन सोहबतों से मैंने सीखा। जहाँ बुरहानी नेशनल हाई स्कूल से डॉक्टर शाइस्ता तलत जैसे तलबा तैयार हुए जो आज गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, वहीं पर आज़ाद हाई स्कूल से डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी साहब जो JP सईद साहब के फ़र्जंद हैं, अतीक़ साहब जो बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं, और भी बहुत सारे तलबा जिनके नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे हैं। इन तमाम से मेरा राब्ता आज भी बना हुआ है और व्हाट्सएप के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से, मुलाकातों के ज़रिए से मुझे फ़ीडबैक मिलता रहता है।
जहाँ बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल में रहते हुए 12th के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। वहाँ रहते हुए जब मैं बीए करना चाहा तो प्रिंसिपल मैडम ने मना कर दिया कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। गवर्नमेंट कॉलेज का जो एडमिशन था वो सिर्फ ड्रामा जहाँपना की हद तक महदूद होकर रह गया, इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सका। लेकिन नेशनल ट्यूटोरियल्स बॉम्बे का एक ऐड मेरी नज़रों से गुज़रा कि बीए 1 सिटिंग में भी किया जा सकता है। 3 साल के बीए के जो इम्तिहानात है वो एक साथ लिखे जा सकते हैं। ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में थी। मैंने वहाँ अप्लाई किया। मेरे साथी डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब जो बुरहानी नेशनल में मेरे साथ टीचर थे, वो मेरे साथ चले। हम लोग वहाँ गए, रजिस्ट्रेशन करवाया और इस तरीके से मेरा जो 3 साल गैप हो गया था उस गैप की भरपाई हुई कि मैंने तीनों साल के पर्चे एक साथ एक्सटर्नली उस्मानिया यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़ाई किए। तहदीस नेमत के तौर पर इस बात का इजहार ज़रूरी समझता हूँ कि 12th के बाद मुझे कभी भी कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स रेगुलर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगर चाह हो तो अल्लाह ताला राहें बराबर खोलता रहता है। मैंने कोशिश की और अल्लाह ताला मुझे कामयाबियों से नवाजता गया। आज़ाद हाई स्कूल में शेख अहमद साहब जो कि उस वक्त चेयरमैन थे, वो मेरे मोहसिनीन में शामिल हैं कि उन्होंने बग़ैर किसी डोनेशन के वहाँ अपॉइंटमेंट दिया था। वहाँ मेरी सरपरस्ती फरमाई और न सिर्फ सरपरस्ती की बल्कि मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मुझे कॉल लेटर इशू करवाने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा। नवा सबक, नवा वर्क, मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन औरंगाबाद, जो पहले नौखंडा कैंपस में था, बाद में फिर आज़ाद कॉलेज रोज़ाबाग में मुंतकिल हो गया। यहाँ पर जो इंटरव्यू रहा उसका तस्करा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। डॉक्टर रफ़ी ज़करिया बहुत रिनाउंड स्कॉलर, साबिक़ MP, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मिनिस्टर, उनका अपना मेयार। मैं उनके सामने कैंडिडेट के हैसियत से हाज़िर होता हूँ। इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद अब नतीजा सुनाने का मौका आता है तो वो कहते हैं कि सी सिद्दीकी, you do not possess the combination of the subjects that our principal require. We require a man of Urdu and history or Urdu and geography. Your methods of teaching are mathematics and English, number 1. Number 2, I have gone through your mark sheet and I'm not impressed with the mark sheet that you had. But even then, we have decided to take you. मैंने कहा थैंक यू सर। ए डोंट से थैंक्स, डोंट से थैंक्स। ये इंटरव्यू में जो इम्प्रेशन आपने क्रिएट किया है, क्या आप मुझे यकीन दिलाएंगे कि थ्रू आउट योर सर्विसेज इस इम्प्रेशन को आप बहाल रखेंगे? मैंने कहा इंशाअल्लाह। फिर एक मरतबा गुस्सा हुए वो, कि आई डोंट वांट टू लिसन दिस वर्ड, से आई प्रॉमिस। अच्छी बात सर, आई प्रॉमिस। यहाँ जो सोहबतें मिली, डॉक्टर अहमद हुसैन साहब, डॉक्टर शब्बीर हुसैन जोश, डॉक्टर एहसन ख़ान जो हमारे मिर्ज़ा साहब के हम वतन हैं, अहमदनगर के थे, केतकर साहब, कृपेकर साहब, धांडे साहब, बख्त नसर मैडम, और मुझसे 1 साल पहले अपॉइंट होने वाले डॉक्टर अहमद सोहेल ख़ान साहब, डॉक्टर एम ए खालिक साहब, डॉक्टर नवीदुस साहब मैडम, डॉक्टर काजी मलिका मैडम और डॉक्टर शेख अजीमुद्दीन साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ डॉक्टर मोइन फ़ातिमा और 1 साल बाद डॉक्टर बिल्किस बेगम ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर शेख रमज़ान साहब का तस्करा भी ज़रूरी है, क्योंकि उस कुछ अरसे के बाद, हम लोगों के बाद तकरीबन 98 में डॉक्टर शेख इमरान रमज़ान साहब और डॉक्टर कनीस फ़ातिमा आए, तो वो हमारे शागिर्दों की एक अगली खेप आनी शुरू हो गई उस कॉलेज में। आज़ाद हाई स्कूल में रहते हुए जहाँ मैंने MA इंग्लिश किया, M.Ed किया, मराठवाड़ा कॉलेज जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद उर्दू का रिक्वायरमेंट था तो सबसे पहले MA उर्दू करना पड़ा और उसके बाद मैंने एजुकेशन में PhD की। MA उर्दू में मेरे नुमाया क्लासमेट्स में डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब जो BSc के बाद तालीम छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था और उर्दू का इम्तिहान लिख रहे थे। मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एक दौर ऐसा भी आया कि अचानक मैं नीम के दरख्त के पास वाला जो नीचे का कमरा है वहाँ पर क्लास ले रहा था। अचानक डॉक्टर रफ़ी ज़करिया साहब और उनकी टीम कमरे में दाखिल होती है।
मैंने तलबा से कहा स्टैंड अप, तलबा खड़े हो गए, सिट डाउन, बैठ गए। मैंने अपना टॉपिक जारी रखा। मेरा टॉपिक था इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर साहब 5 मिनट तक मुसलसल सुनते रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। पीछे पलटकर प्रिंसिपल साहब से कुछ पूछा, गालिबन मेरे नाम को रिकलेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन नाम याद नहीं आया, तो उनसे पूछा होगा। और 5 मिनट के बाद जो जुमला कहा वो था जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, वेरी गुड मिस्टर सिद्दीकी, वेरी गुड, इतना बोले और पलट कर चले गए। इस दरमियान इकबाल एकेडमी का क़याम अमल में आया। अख्तरुज़्ज़मान नासिर साहब उसके सदर, मुझे सेक्रेटरीशिप मिली। JPC साहब उसके नायब सदर थे, अहमद इकबाल साहब, इलियास साहब, चिश्ती साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, मोइनुद्दीन साहब, सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, मिराज साहब, हम तमाम लोगों ने मिलकर इस एकेडमी के तहत जश्न जनाब नासिर का इनेकाद भी किया था। और नांदेड़ से मसूद अख्तर साहब तशरीफ़ लाए थे, शायद उनको याद हो। यहाँ पर मौलवी साहब की सोबतों से मिजाज में मज़ीद शगुफ्तगी, मनसूबबंदी और इस तरह की चीज़ें आईं। इस दरमियान मकान की तामीर हुई तो सवाल ये पैदा होता था कि मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, लेबर कॉलोनी का बड़े अब्बू का मकान खाली करना है, तो कैसे किया जाए। स्पोकन इंग्लिश की क्लास का आगाज़ मैंने किया और यहाँ पर इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनकी बेटी जो मेरी शागिर्द हैं, उन्होंने मेरी उसमें मदद की। अर्जुमंद, सैयदा अर्जुमंद फ़ातिमा। और इस क्लास में शहजाद साहब और मौलाना मुजाहिद साहब का भी बड़ा रोल रहा। इन लोगों ने इस क्लास को एक क्लास से बढ़कर एक इंस्टीट्यूट बना दिया। ब्रायन पार्कर नाम के ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हमारी क्लास के मेहमान बने। 2 अफ्रीकन लोग थे, वो हमारे क्लास के मेहमान बने। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हमने वहाँ पर हासिल किए। दरमियान में एसोसिएशन ऑफ उर्दू एजुकेशन सोसाइटीज़, जिसके सदर शहाबुद्दीन साहब थे, अहमद बिन अबू चाउश, रशीद इंजीनियर साहब, अख्तरुज़्ज़मान नासिर साहब, साबिक़ रियासती वज़ीर अब्दुल अज़ीम साहब मरहूम, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब मरहूम, इलियास साहब, इन तमाम लोगों के साथ इसमें काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। इसमें एक ख़ास बात ये हुई कि अलीरा की मैं नुमाइंदगी करता था एसोसिएशन में। एक मरतबा अलीरा ने फ़ैसला किया कि अब महमूद सिद्दीकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे एसोसिएशन में, कोई और करेगा। तो मैंने एसोसिएशन में रिपोर्ट कर दिया। अब उसकी नई बॉडी जब बन रही थी तो शहाबुद्दीन शमीम साहब ने मेरा नाम भी लिखा। मौलवी अख्तरुज़्ज़मान नासिर साहब ने कहा कि लेकिन इनकी नुमाइंदगी ख़त्म हो गई है, इनको अलीरा वाले अब नहीं भेज रहे हैं एसोसिएशन में। तो शहाबुद्दीन साहब ने जो अल्फाज अदा किए वो ये थे कि महमूद सिद्दीकी का म्यार इस हद तक बुलंद हो चुका है कि अब वो किसी इदारे की नुमाइंदगी के मोहताज नहीं रहे। जिस तरीक़े से मेरा कोई इदारा नहीं है लेकिन सारे इदारे मेरे हैं, अख्तरुज़्ज़मान नासिर साहब का कोई इदारा नहीं है लेकिन वो सारे इदारों के हैं, महमूद सिद्दीकी ने वो मकाम पा लिया है, वो अलीरा की नुमाइंदगी के मोहताज नहीं है। अलीरा का नाम आ गया तो मैं अशफाक़ साहब का नाम कैसे भूल सकता हूँ। अशफाक़ साहब जिनको मैंने बचपन में लेबर कॉलोनी में उनकी बहन के मकान पर देखा था, अशफाक़ साहब जिनसे मैं नूरी महफ़िल में अबू बकर साहब के साथ मिला था, और अशफाक़ साहब जिन्होंने जब अलीरा का क़याम अमल में लाया तो मुझे शामिल रखा। अजमल खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अलीरा के मेरे साथियों में से हैं। जब पहली मरतबा मुझे इंटरव्यू कमेटी में अशफाक़ साहब ने बिठाया तो अजमल खान साहब को ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कि इस लड़के को इंटरव्यू में बिठा लिया है, ये क्या करेगा सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन उनका एतमाद था अशफाक़ साहब का कि तालीमी कमेटी, उससे गुजारते हुए मजलिस आमिला, फिर तासीसी अरकान की कमेटी, और यहाँ तक कि 1989 से 92 तक अलीरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरीशिप मुझे सौंपी। ऐसा एतमाद उनको मुझ पर था कि दिल्ली में अपने रुफ़क़ा को बड़ी खुशी के साथ कहते थे कि महमूद सिद्दीकी ने मुझे औरंगाबाद की तालीमी सरगर्मियों से बिल्कुल फ्री कर दिया है। मैं यकसू होकर दिल्ली में काम इसलिए कर पा रहा हूँ कि औरंगाबाद का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने संभाल लिया है। दीगर तालीमी इदारों से मेरा इश्तराक रहा। सरोज हाई स्कूल में जब भी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मुझे याद किया मैं वहाँ जाता रहा। अल्लामा शिबली हाई स्कूल है, मोतीवाला हाई स्कूल है, शायद ही औरंगाबाद का कोई ऐसा इदारा है जिससे मेरा किसी न किसी अंदाज में ताल्लुक़ न रहा हो, इंक्लूडिंग दिस इदारे की। मकतब इस्लामी की दरसियात में शिरकत करने का मौका मिला, उसकी तैयारियों में। उर्दू की दरसियात में जहाँ डॉक्टर इस्मत जाहिद शेख साहब, हसन फ़ारूक़ी साहब, JPC साहब, शाह हुसैन साहब, अहमद इकबाल साहब,
इन लोगों की सोबत से मैं मुतासिर हुआ। वहीं पर मैथमेटिक्स की दरसी किताब में मेरे साथी मिर्ज़ा क़यामुद्दीन बेग साहब मरहूम, डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब, यूनुस साहब, इलियास अहमद साहब शरीक रहे। सर्व शिक्षा अभियान में निशात फ़ारूक नाम की एक मैडम आई थी दिल्ली से। उन्होंने मेरी पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी को बदल के रख दिया। उससे पहले मेरा जो मेथड था वो टीचर सेंटर्ड मेथड था। पहली मर्तबा लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है मैंने सर्व शिक्षा अभियान के दौरान डॉक्टर निशात फ़ारूक मैडम से सीखा और मैं उनका बहुत ही एहसान मानता हूँ और अभी भी मैं उनसे टच में रहता। बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी का इंतकाल हुआ 2006 और 2007 में। ख़ानदान में एक मरतबा फिर गम और अफसोसगी का माहौल ऐसा छाया कि उनके साथ तकरीबन 10 अफराद एक के बाद एक चले गए ख़ानदान के। लेकिन अज़्म और हौसला जो उन्होंने पैदा किया था वो कायम रहा। मैंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, पहली मरतबा नाकाम रहा। दूसरी मरतबा प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने सिलेक्शन किया रीडर की हैसियत से, जो एक दर्जा कम होता है। आज उसको एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस वक्त के जो थे प्रोफेसर AM पठान साहब, अपनी पेशी से मुझे फ़ोन करवा के कहते हैं कि आपको हमने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, आप कब ज्वाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने तो प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू दिया था, मुझे रीडर का मिला है, मैं गौर कर रहा हूँ, मैं इस सिलसिले में आपसे बात करूँगा। कब आएंगे बात करने के लिए, पेशी से मुझसे पूछा गया। मैंने कहा अगले हफ्ते। अगला हफ्ता शुरू हुआ, पीर का दिन, मंगल का दिन। दूसरे दिन फ़ोन आता है कि किसी काम से प्रोफेसर AM पठान औरंगाबाद के एयरपोर्ट पर मौजूद है, वहाँ आपको तलब कर रहे हैं, वहीं मुलाकात कर लीजिए, आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं वहीं पूछ लीजिए। मैंने कहा वो मुझे कैसे पहचानेंगे। कहा कि उनका आपका मोबाइल नंबर उन्होंने ले लिया है, आप उनका मोबाइल नंबर नोट कीजिए और जाइए। खैर, खुलदाबाद से हमारा कारवां औरंगाबाद आ रहा था। हम कार में सफ़र कर रहे थे अलिरफान से। मैंने अपने साथियों से नहीं बताया, लेकिन आकर अपनी गाड़ी ली, चिकलठाना पहुंचा। वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर MA पठान ने मुझसे ये कहा कि रीडरशिप हमने आपको ऑफ़र की है, आप कबूल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुस्तक़बिल में आप बहुत कामयाब रहेंगे अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। मैं ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि बड़ी अम्मी की तबीयत नासाज थी। इंतकाल के बाद मैंने ज्वाइन किया प्रोफेसर के हिस्से से। पहले भोपाल मेरी पोस्टिंग हुई, बहुत अच्छे लोगों का साबिक़ा वहाँ पेश आया। वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, मैं अपनी बात को जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैं सिर्फ टीचिंग का आदमी था। पहली मरतबा प्रिंसिपल के हिस्से से अपनी खिदमत अंजाम दी। दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन रखने की कोशिश की, बैलेंस बरतने की कोशिश की। जब मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से दरभंगा हुआ, मानू के ही कॉलेज में, तो लोगों ने कहा दरभंगा तो सिर्फ पनिशमेंट पे ही किसी को भेजा जाता है। वहाँ के एक साहब ने मुझसे कहा मेरे इस्तक़बालिया प्रोग्राम में कि ट्रांसफ़र टू अ बेटर प्लेस लाइक हैदराबाद इज़ प्रमोशन, बट ट्रांसफ़र टू एन इन्फीरियर प्लेस लाइक दरभंगा इज़ लाइक डिमोशन। मेरे इस्तक़बालिया जलसे में ये अल्फाज कहे गए, लेकिन वही दरभंगा मेरी पहचान का ज़रिया बना। मेरे तलबा ने जब इम्तिहान का बायकाट किया और कहा कि इम्तिहान हम वैसा लिखेंगे जैसे कि बिहार में होता है, तो मैंने कहा इम्तिहान तो मैं वैसा लूँगा जैसे कि इम्तिहान लेने का हक़ होता है। इस बात पर बायकाट हुआ, हड़ताल हुई, एहतजाज हुआ। लेकिन यूनिवर्सिटी से जब इंक्वायरी कमेटी आई तो उस कमेटी ने पता नहीं क्या रिपोर्ट लिखी। यूनिवर्सिटी में मेरा इमेज बहुत अच्छा हुआ। तलबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, तलबा से दोबारा फ़ीस ली गई, दोबारा फॉर्म भरवाया गया और दोबारा उनकी ख्वाहिश से हटकर मेरे ही अंडर में उनसे इम्तिहान लिखवाया गया। अफसोसनाक पहलू तो ये रहा कि दरभंगा इतनी दूर मकाम था कि मैं अपने चचा जनाब ताजुद्दीन सिद्दीकी साहब के इंतकाल के मौके पर शरीक नहीं रह सका। लेकिन वहाँ रहते हुए मुझे हज की सआदत नसीब हुई। फ़ातिमी साहब जो कि साबिक़ रियासती वज़ीर हैं तालीमात के, उनका सपोर्ट मुझे हासिल हुआ। उन्होंने जब इम्तिहान के इशू पर मेरे इशू पर सपोर्ट किया तो एक तहलका समझ गया कि अपने वोट बैंक का ख्याल किए बग़ैर प्रिंसिपल की तायद करने की इनको ज़रूरत क्या है। लेकिन उन्होंने तारीख़ी जुमला कहा। उन्होंने कहा कि नकलबाजी के ज़रिए से डिग्रियां बांटकर क्या हम यूनिवर्सिटी के डिग्री का वक़ार ख़त्म कर देंगे। अगर ये बात सबके ध्यान में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत कामयाबी की बात होगी।
बहरहाल उस इमेज की वजह से मेरा ट्रांसफ़र हुआ हैदराबाद, जो कि मेरा पसंदीदा मकाम है। मेरी दूसरी ननियाल भी वहाँ की है। यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ, जो कि वाइस चांसलर थे उस ज़माने में, जब एक इंटरव्यू में HOD की हैसियत से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हेड की हैसियत से मैं सिलेक्शन कमेटी में सवाल कर रहा था, तो प्रोफेसर राठौड़ जो BHU के प्रोफेसर थे और अभी वाइस चांसलर नहीं बने थे, मेरे किसी सवाल पर बहुत फड़क उठे और ऐसी मुबारकबाद दी, ऐसी वाहवाही की जैसे किसी मुशायरे में शायर को सराह रहे हो। तो प्रोफेसर मोहम्मद मियाँ ने कहा, राठौड़ साहब, आपको नहीं मालूम, ये हीरा भोपाल में और दरभंगा में सड़ रहा था, मैं उसको हैदराबाद लेकर आया। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि दरभंगा भेजने वाले भी वही थे, लेकिन कारकर्दगी को देखकर अल्फाज और पूरा जो बयानिया है वो कैसे बदल जाता है। बहरहाल सदर शोबा की हैसियत से मुझे प्रोफेसर खदीजा बेगम, प्रोफेसर फ़ातिमा बेगम, डॉक्टर नजमुस सहर, डॉक्टर मिर्ज़ा शौकत बेग साहब, जिनके कलीग डॉक्टर शेख अजमुद्दीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब का बहुत तावन हासिल रहा। मैं बिल्कुल आखिरी मरहले में हूँ। यहाँ रहते हुए सदर शोबा तालीम के अलावा कंट्रोल ऑफ एग्ज़ामिनेशन, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, डायरेक्टर CPUMT, इंचार्ज रजिस्ट्रार, डीन एजुकेशन और डायरेक्टर सेंटर फॉर उर्दू कल्चरल स्टडीज़, इन ओहदों से मुझे एक के बाद एक नवाजा गया। अभी 3 ओहदे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ रहते हुए मैंने IMC, जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है और जिसका अपना YouTube चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम गहवार अमन शुरू किया। तालीमी ख़बरनामा शुरू होने जा रहा है और एक इंट्रैक्शन का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें रिसेंटली खालिद कैसर साहब IPS ऑफिसर से मैंने जो गुफ्तगू की उसको बहुत सराहा गया है। मेरी वाबस्तगी उर्दू एकेडमी तेलंगाना, NCERT दिल्ली और उसके जो रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं भोपाल और अजमेर में, उनसे बराबर मेरा तालमेल जारी है। एज ए रिसोर्स पर्सन मुझे बुलाया जाता है। मेरी 2 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, एक अंग्रेज़ी में है, एक उर्दू में है, और दोनों भी जमात इस्लामी हिंद की तालीमी खिदमात से मुतल्लक़ है। मेहनत, मुनज़्ज़म कोशिश और अपनी तरक्की के लिए हर जायज़ रास्ते को इख्तियार करना, ये मेरी ज़िंदगी का तरीक़ेकार रहा। उसके साथ एक कोई खूबी अगर रही तो वो ये कि ख़ुद की तरक्की की कोशिश करो, दूसरों की तरक्की की राह में कभी भी रुकावट ना बनो। हो सकता है तो ताउन करो, नहीं हो सकता है तो खामोशी इख्तियार करो, और हाँ, कुछ ऐसा काम करो कि लोगों की दुआएं ख़ुद ब खुद मिलती रहे। इसमें मिजाज पुरसी, इसमें ताज़ियत, इसमें सुख दुख में शरीक रहना, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। अगर मैं किताब ज़िंदगी के इन औराक़ को मानवन करना चाहूँ तो मैं किसके नाम पर मानवन करूँ? तो वापस मुझे वही मंज़र दिखाई देता है कि कागज़ उपरे से एक शख्स, काज़ी अब्दुल रहमान, 11 महीने के उस बच्चे को अपनी बीवी के साथ औरंगाबाद मुंतकिल कर रहा है। बताइए, मैं अपनी किताब ज़िंदगी को उनके नाम, अपने सरपरस्तों के साथ साथ उनके नाम मानवन न करूं तो किसके नाम मानवन करूं? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।